धुआं वहीं उठता जहाँ आग लगी है। मुझे अभी फिलहाल ये लग रहा है कि मैनेजमेंट में क्लैरिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से उनके दिमाग में है क्लैरिटी, लेकिन वो ऐसी क्लैरिटी है कि वो खुल के वो क्लैरिटी बोल नहीं सकते। वो नहीं, वो भी सबको नहीं बताना चाहते कि क्या क्लैरिटी है। मतलब मैनेजमेंट और चयन समिति के अंदर या फिर कहें बीसीसीआई के अंदर भी काफी उथल पुथल मची हुई है। जब मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया तो फिर क्यों वो, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो पीछे हटेगा। और रोहित, शायद कि रोहित का जो, जैसे कि हमारे 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 संवाददाता ने जी और उन्होंने हमारे पेपर में खबर जमी है कि आखिरी मैच था, शायद ही उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच ही होगा। जायसवाल ऐसे प्लेयर हैं कि वो तो टेस्ट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, सब खेलते हैं, ठीक है। उन्हें कोई सेटल होने में टाइम नहीं लगेगा। 1 साल पहले से काफी चलता था निगल, उसका भी काफी अगर किसी खिलाड़ी पे आपको बाहर होना करना होता था तो कह दिया था कि He had a nigger in the morning। कुलदीप एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। वो क्रिकेट, हमारे इंडियन क्रिकेट या मैनेजमेंट को फेस कर रहे हैं, मतलब उनका बहुत ही बेहतरीन ओडीआई रिकॉर्ड है। थोड़ा सा हम लोग कई चीज़ों में जल्दी कर रहे हैं कि इनको अब T20 भी खिला लो, अब इनको ओडीआई भी खिला लो। अब कल मौका मिला तो शायद गुरनूर को टेस्ट में भी, ये भी कहा जा रहा है। मतलब आप शामी को क्यों नहीं ला रहे हैं? मतलब फिर वही फैक्टर आ रहा है कि आप उनकी भी एज को ही देख रहे हैं, जबकि फिटनेस तो उन्होंने साबित कर दी। वो तो खेल रहे हैं लगातार, उन्होंने मतलब पूरा आईपीएल खेला, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। विजय हजारे पूरा घरेलू क्रिकेट खेले, फिर भी आप शामी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हेलो, वेलकम, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जनसत्ता के यूट्यूब में। आपके साथ मैं प्रियम सिन्हा और लेकर आया हूँ खेल की बात संदीप द्विवेदी जी के साथ का नया एपिसोड। और हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी और आलोक श्रीवास्तव जी मौजूद है। और आज का मुद्दा बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि रोहित शर्मा पे ही होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा पे भी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें हो गई हैं। और रोहित शर्मा ने आलोचकों को जवाब भी दे दिया है, क्योंकि उनको ऐसा कहा जा रहा था कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में 138 रन की शानदार पारी खेल के सभी को जवाब दे दिया है। तो अब इसी पर चर्चा होगी कि क्या रोहित को अब भी सिलेक्टर्स नहीं चुनेंगे, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप में अब तकरीबन 12 से 13 महीने का समय बाकी है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं संदीप जी, तो फिर क्या लग रहा है कि रोहित को अब भी मतलब कोई डाउट है रोहित को लेकर? नहीं, देखो, आपको ना इसके लिए मन बनाना पड़ेगा सिलेक्टर्स को या टीम मैनेजमेंट को कि या उसको लेना है या ना लेना है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछे तो आप दोनों तरफ से लॉजिक दे सकते हैं इसमें। आप ये कहोगे कि मूव ऑन करना है, आप ये कहोगे कि जायसवाल इतने दिन से बाहर बैठा है और वो भी टैलेंटेड लड़का है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू है कि देखो कि ये इनका एजिंग है, अभी इनको अब हो गया है टाइम, इनका रिफ्लेक्स कम हो गया है। तो जैसे उन्होंने कल दिखाया कि नहीं, वो तो नहीं है, वो तो जिस तरह से खेले हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी फील्डिंग भी की और पूरी लंबी इनिंग भी खेले। तो फिटनेस तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, वैसे भी क्रिकेट में इतना बड़ा मुद्दा वैसे ही नहीं होता। और अगर अभी जो हमें इस जो हाल के स्पोर्टिंग जगत में आप देखो तो आपको एक अभी विंबलडन ख़त्म हुआ जहाँ एक जोकोविच नाम के साहब थे, अभी एक वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ जहाँ पे एक मेसी नाम के साहब थे, एक रोनाल्डो साहब थे। तो आई एम जस्ट सेइंग उनकी जरा आप एज निकाल के देख लीजिए तो मेरे ख्याल या, और वो सेम आई थिंक रोहित के आगे पीछे ही हैं वो लोग भी। तो अब ये सारी चीज़ों में डिबेट होगा। मतलब अभी आप देखोगे मैच से पहले या वर्ल्ड कप से पहले कहा जाता था कि मतलब अब मेसी अब मतलब एक बार और नहीं हो पाएगा। ऑलमोस्ट हो गया था उनके लिए, राइट। वो तो थोड़ा सा रह गया, नहीं तो क्या पता एक बार और हमें मेसी वर्ल्ड कप का कप लेके दिखाई देते। तो मेसी की बात भी सबने कर ली, लेकिन मुद्दे को रोहित पर ही रखेंगे। आलोक जी से जानेंगे कि आपको क्या लग रहा है आलोक जी, 2027 वर्ल्ड कप अब नजदीक है, मतलब अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगली सीरीज हमारी सितंबर में वेस्ट इंडीज के साथ होगी, घर पे होगी। और पिछली सीरीजें हम हारे, अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा प्रदर्शन खास नहीं था। लेकिन रोहित शर्मा के जो स्टैट्स हैं वो शानदार हैं। देखिए, स्टेट्स शानदार थे, वो तो खैर खिलाड़ी हमेशा से ही शानदार रहे हैं। अभी के स्टेट्स की तो बात, अभी के स्टेट्स पे चुना जाना तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता जो हैं देवेंद्र पांडे जी ने खबर दी थी कि उनकी टीम मैनेजमेंट से बात हुई है और वो शायद अब आगे उनको उसके लिए नहीं देख रहे हैं, उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है जब एक बार मैनेजमेंट ये डिसाइड कर लेता है कि प्लान का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप शतक लगाइए या नहीं लगाइए, तो मुझे लगता है कि फिर वो उसी पे अडिग ही रहता है। और ऐसी स्थिति में यदि वो मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि अब रोहित के साथ आगे नहीं जाना है, तो ये बात है हम लोग यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि रोहित के प्रदर्शन तो उन्होंने मतलब एक बार फिर बताया कि अभी मैं हूँ, मतलब बता दिया कि 1-2 पारियों से कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया तो फिर
क्यों वो, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो पीछे हटेगा। और रोहित, शायद ये रोहित का जो, जैसे कि हमारे 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 संवाददाता ने जी, और उन्होंने हमारे पेपर में खबर छपी है कि आखिरी मैच था, तो शायद ये उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच ही होगा। तो मतलब वेस्ट इंडीज सीरीज, आपका कहना है कि वेस्ट इंडीज सीरीज जो होगी सितंबर में, उसमें हम बदलाव देख सकते हैं संदीप जी? देखो वही है इस बात, देखो बहुत बड़ी बात है जो आलोक जी कहते हैं कि उससे मैं ठीक बात हूँ कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू तो मैनेजमेंट का क्या मन है, ठीक है। आप, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि दोनों तरफ से जस्टिफाई कर सकते हैं, और अगर रोहित जैसे प्लेयर को टीम में रखना है, इतने सीनियर प्लेयर को, तो उन लोगों को थोड़ा इज्जत से रखना पड़ेगा और उनको जो ड्यू है वो देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए एक एज में कोई भी फील्ड में आप हों, आपको एक वैलिडेशन ज़रूरी होता है, आपको एक कांस्टेंट रिस्पेक्ट ज़रूरी होता है, और आपको मतलब क्योंकि उस एज पे किसी भी हो, कोई भी ह्यूमन हो, उसको एक दिमाग में एक डाउट होता है, स्पेशली स्पोर्ट है ये, तो इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। तो आपको मतलब मेरे ख्याल से रोज़ तो नहीं, लेकिन घड़ी घड़ी एक याद दिलाना पड़ता हो कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो और आप कुछ भी कर सकते हो। ये कितने भी बड़े प्लेयर हो, क्रिकेट में तो ऐसा होता है कि अगर आप ग्राउंड पे गए हो, वो तो आप किसी से भी बात कर लीजिए, आप सुनील गावस्कर से बात करें, शायद ब्रैडमैन ने भी यही समझते होंगे कि आप ग्राउंड में जब पहला बॉल खेलते हो तो वो आपको एक टेंशन होता ही है, आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो। तो अगर उस स्टेज में आप हो अपने करियर में जहाँ पे अब शायद ज़्यादा दिन ना बाकी हों, तो ऐसे प्लेयर को तो और ज़्यादा जो प्रोत्साहन की ज़रूरी होती है। तो अगर मैनेजमेंट उसको इस तरह से देखे कि हमें इसे खिलाना ही है, तो फिर एक अलग तरह का माहौल उसके लिए बनाना पड़ेगा, उसको कॉन्स्टेंटली एक आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके अगर रन नहीं बने तो भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको डाउट से देखते हैं और आप ये वेट कर रहे हैं कि अच्छा इसने 100 मारे, आप इसको 2 दिन और खिला लो, 2 मैच और खिला लो, और फिर अगली बार जब उसके 2-3 मैच के बाद रन नहीं बने फिर वापस एक ये मुद्दा उठेगा, अगर ये प्रोसीजर चलता रहेगा तब तो मेरे ख्याल से रोहित की कोई जगह नहीं बनती टीम में। लेकिन अगर आपको उसको फुल्ली सपोर्ट करना है तो रोहित या विराट, और आप एकदम कमिटेड हैं इस डिसीजन के साथ कि ये दोनों हम खिला सकते हैं इन लोग को, फिर आपको एक अलग डिबेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि देवाजी सैकिया जी ने बोला कि वो उनके बयान को लेकर बाद में बड़ा सा हुआ कि रोहित कहीं संन्यास नहीं ले रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि जब तक वो टीम मैनेजमेंट का को उनको रहेंगे तब तक वो खेलेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये उनका आखिरी मैच नहीं है, ये बात नहीं कही उन्होंने कहीं पे भी। कुल मिला के उनका- बीसीसीआई ये- अधिकारी है, थोड़ा सेफ खेलना है। यदि हाँ यदि नहीं, मेरा कहना सेफ है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या T20 वर्ल्ड कप से पहले जैसा ने ऐलान किया था कि रोहित ही हमारे कप्तान होंगे, तो यहाँ पे भी आना चाहिए किसी को आगे और कहना चाहिए कि नहीं, रोहित हमारे साथ खेलेंगे वर्ल्ड कप या नहीं खेलेंगे, दोनों भी चीज एक चीज है। ना, उनका बयान जो मुझे याद है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे, अगर स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है जो अच्छे शब्द हो गया। अगर डिक्शनरी हम गूगल का रिकॉर्ड निकालेंगे, स्कीम ऑफ थिंग्स पिछले 4 दिन में इतना सर्च किया गया। और मुझे मतलब ये थोड़ा सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन लगता है, मतलब आंसर लगता है कि भाई जो स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा वही खेलेगा ना, मतलब बिना स्कीम ऑफ थिंग्स में तो कोई रखेगा नहीं। तो अब इस चीज को बोलना कि अगर उस समय रोहित स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा तो हम उसको लिया करेंगे, तो अब इसका ये मतलब है कि 2 महीने बाद या जब सितंबर एंड में टीम की घोषणा होगी, अब आप कौन सा दायरे में आप कहेंगे कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उनका पुराना फॉर्म देखा जाएगा, उनका लॉर्ड्स का 100 गिना जाएगा, या फिर स्कीम ऑफ थिंग्स में आप ये देखोगे कि अच्छा रोहित शर्मा अराउंड जो 40 होंगे वो हमारी टीम में जाना चाहिए कि नहीं है। अगर स्कीम ऑफ थिंग्स की ये डेफिनेशन है तो फिर रन्स माने नहीं रखते, ठीक है। तो लेकिन ये अश्विन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अश्विन ने कहा था कि अगर आप रोहित और विराट को फ्यूचर प्लान्स में नहीं रखना तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही ये फैसला ले लेना चाहिए था। अब जब मिशन 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, आप रेगुलर वनडे सीरीज पे सीरीज खेलेंगे, हर 1-1.5 महीने पे आपकी वनडे सीरीज लगी हुई है। अब अचानक से आप टीम में यशस्वी जायसवाल को ऐसे ओपनर इंडक्ट करते हैं अगर, तो टीम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्या? नहीं देखिए, आजकल इतना क्रिकेट खेला जाता है, जायसवाल ऐसे प्लेयर हैं कि वो तो टेस्ट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, सब खेलते हैं, ठीक है। उन्हें कोई सेटल होने में टाइम नहीं लगेगा। ये एक आर्ग्यूमेंट कई बार दिया जाता है कि वो लड़के को टाइम, वो लोग इतने अभी बहुत क्रिकेट खेल चुका है, उसको तो आप कभी भी खड़ा कर दो वो खेलना शुरू कर देगा, वो इतना मुद्दा ये नहीं है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ द टीम,
मतलब आपको ये समझना चाहिए कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दो अलग तरह के बैट्समैन हैं, एक लेफ्ट हैंडर है एक राइट हैंडर है। आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये थोड़ा चला के खेलता है, वो कम चला के खेलता है, या जो भी है। रोहित का एक अलग स्टाइल ऑफ प्ले है, जैसे हमने देखा कि पहले धीरे जा रहे हैं, आजकल बॉलिंग अच्छी है तो थोड़ा रुक के खेलेंगे। ये जायसवाल का अलग गेम है, वो आके मारते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब आप जब 11 प्लेयर लेते हैं तो एक की क्या कुशलता है, दूसरे की क्या कुशलता है, ये मैचिंग है कि नहीं। मतलब आप टीम में एक तरह के बैट्समैन नहीं रखना चाहते हो। तो अगर आपका प्लान है जायसवाल एज अ लेफ्ट हैंडर ओपनर और उसका सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले है, तो उसके नीचे आने वाले लोग भी उसी तरह से चुने जाते हैं, तब एक अच्छा टीम का टेम्पलेट और बैलेंस बनता है। टीम का टेम्पलेट की ही तो बात हो रही है कि और अब अचानक से रोहित को जी मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि ये यशस्वी जायसवाल को, जैसे भाई साहब ने कहा, उसको एज ए रिजर्व ओपनर के तौर पे, मतलब एक मैनेजमेंट को खुल कर ये बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये स्थिति ऐसी ज्यादा हो गई है यहाँ पे, क्योंकि ट्विटर पे भी सब जगह रोहित के समर्थक वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सब उनका कर, तो एक वो होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, मुझे लगता है, फैंस के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। नहीं, ये चीज कह भी रहे हैं, सब लोग यही चीज कह रहे हैं कि क्लियर मैसेज होना चाहिए। अश्विन का भी ये कहना था, युवराज सिंह ने भी कहा है कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर या टीम मैनेजमेंट में जो भी है, साफ साफ बोलना चाहिए, रोहित विराट को कन्वे करना चाहिए कि आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हाँ या ना। सिंपल एक यही पॉइंट होना चाहिए। हाँ, मतलब इसमें एक ही बात मैं कहूंगा कि ये करना बहुत मुश्किल होगा इस देश में, ठीक है। मतलब अगर जैसे उन्होंने कहा कि अभी हम उसको नहीं खिलाएंगे, या मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये कह देना इस पॉइंट पे कि आप खेलोगे, उसमें भी मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज आप ये करो कि वेस्ट इंडीज की सीरीज में उसके रन ही नहीं बने, ठीक है, और कहीं जायसवाल और कहीं खेल रहा है, एक खेल रहा है, या 20-20 कहीं खेल के उसने बहुत तगड़े रन मार दिए, तो फिर एक थोड़ा सा एक अनफेयर होगा उसके लिए, क्योंकि आप मतलब स्पोर्ट में तो आप किसी को एक फ्री लाइसेंस नहीं दे सकते, मतलब आप तो, हाँ वो बात में थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे अभी फिलहाल ये लग रहा है कि मैनेजमेंट में क्लैरिटी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से उनके दिमाग में है क्लैरिटी, लेकिन वो ऐसी क्लैरिटी है कि वो खुल के वो क्लैरिटी बोल नहीं सकते। वो नहीं, वो भी सबको नहीं बताना चाहते कि क्या क्लैरिटी है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में क्लैरिटी कर रखी है। हाँ, वो हो सकता है कि बाहरी दबाव के चक्कर में मैनेजमेंट ने, मतलब जो खबर आई थी उस पे मैनेजमेंट ने यू टर्न मार लिया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है इसमें, बट वही है जो अभी हमने बात की कि वो क्लैरिटी शायद इतनी कड़वी है कि वो क्लैरिटी शायद पब्लिक में ना बोली जा सकती है, शायद ये है। धीरे से उसको धीरे से ही, हाँ, धीरे से। कड़वी दवाई को धीरे से ही पिलाना तो पड़ेगा। देखो, अगर अभी ये इंडियन क्रिकेट में हमने ये पहली बार नहीं देखा, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, उसके बाद सब स्पेकुलेशन हो रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे से एक दिन कोई ट्वीट आता है, धीरे से कोई प्रेस रिलीज आ जाती है, और वो अचानक से जो हम लोग उस टाइम पे स्पेकुलेट कर रहे थे, वो अचानक से वो सही हो जाता है। और अब फिर इसमें देखिए एक और मेरे को जो प्रॉब्लम है कि जो आजकल एक और शब्द, जैसे अभी आपने कहा ना कि स्कीम ऑफ थिंग्स, एक दूसरा एक वर्ड जो आ रहा है, वो कहेंगे आउटसाइड नॉइज। आउटसाइड नॉइज। ठीक है, और उसमें मतलब एकदम जो पत्रकारों के ऊपर एक, मैं तो कहता हूँ उसको एक अटैक में मानता हूँ कि आप हर चीज़ में कहते हो कि अच्छा आउटसाइड नॉइज थी, भाई इनसाइड द ड्रेसिंग रूम में भी बहुत नॉइज हो रही है। ये मतलब आप ये मत बोलो कि मतलब जो पत्रकार हैं, जो राइटर हैं, जो टीवी पे बोलते हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, मतलब वो ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी, मैं नहीं कहता, सबको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर रिपोर्टिंग इतनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाते हैं। कोई भी, मुझे लगता है पत्रकार ये नहीं चाहेगा कि उसकी खबर गलत हो। हाँ, वो जो उसको, क्योंकि ये तो सब ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। कुछ लिख रहे हैं तो कुछ लिख रहे हैं, तो उससे तो ये जो आउटसाइड नॉइज कहा जाता है, वो आउटसाइड नॉइज तभी आती है जब इनसाइड में कुछ नॉइज हो रही होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं, धुआं और आग। धुआं वहीं उठता जहाँ आग लगी होती है। तो आई थिंक वो आप धुआं देख रहे हो और उसको धुआं को ब्लेम कर रहे हो, ये बात नहीं है। और आप जो कहते हो कि हम लोग आउटसाइड की नॉइज नहीं सुन रहे, भाई आउटसाइड की नॉइज उठी आप लोगों की वजह से है। और मैं तो इतना तक एक स्टेप और आगे जाके बोलता हूँ कि ना जो भी अंदर ड्रेसिंग रूम में है, कई बार वही ये नॉइज को क्या कहते हैं, उसको वही बढ़ावा देते हैं। पीछे मतलब एक केस हो भी चुका है। हाँ, वही मैं कहता हूँ, तो ये मुझे नहीं कहना, सरफराज खान बली का बकरा बने हाँ, थे। तो वो मैं ये मत, हमने बहुत क्रिकेट कवर किया है, बहुत क्रिकेट को बहुत करीबी से देखा है, ड्रेसिंग रूम में से भी बाहर बताने वालों की कोई कमी नहीं है। हाँ, तो ये आउटसाइड नॉइज नहीं है। और हम लोग को पता भी कैसे चलता, वैसे ही और वहीं से क्या, तो- मतलब वहीं से तो बिल्कुल। पता और फिर आपको क्या, जिसको कहते हैं ना कि डोंट शूट द मैसेंजर, हम तो मैसेंजर हैं, हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं जो बाहर अंदर बोला जा रहा है। हाँ, तो सही है। मतलब मैनेजमेंट और चयन समिति के अंदर, या फिर कहें बीसीसीआई के अंदर भी काफी उथल पुथल मची हुई है, या फिर
फिर से अगर हम पिछले हफ्ते वाली बात को दोहराएं, कंफ्यूजन अभी भी है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल वहां भी कंफ्यूजन है कि खिलाना है या नहीं खिलाना है। हो सकता अभी वो भी नहीं खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हैं। नहीं, अगर ये हम लोगों को ऐसा एक पिक्चर प्रेजेंट किया जाता है कि मतलब ड्रेसिंग रूम में एकदम शांति बहाली है, मतलब सब सुखी हैं, सब यार दोस्त हैं, और बाहर जो लोग बैठे हैं वो ये सीन नहीं देख रहे, वो अपनी कुछ कहानी बना के हम लोग अंदर जो खटाश बढ़ा रहे हैं। मतलब इतना ब्लैक एंड व्हाइट सिनारियो नहीं होता जीवन में, कहीं नहीं होता। हम लोग सब ऑफिसेज में काम करते हैं, अगर आपकी एक टीम में 6, 7, 8 लोग होंगे तो ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है, और हर तरह के अलग अलग के लोग हैं, तो उसमें विचारों के मतभेद होते हैं, तो उसमें ये होना ही है। लेकिन हम लोग को आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो टीम मैनेजमेंट हो गई या प्लेयर्स हो गई, ये हर बार ये वर्ड यूज किया जाता है कि आउटसाइड नॉइज, आउटसाइड नहीं, इनसाइड भी काफी नॉइज है। अंदर उथल पुथल है, तभी उसकी चर्चा बाहर हो रही है, क्योंकि कहते हैं बर्तन जब खड़खड़ाते हैं तभी तो आवाज आती है। जैसे तो बीच इसीलिए। में पिछले 1-1.5 साल पहले से काफी चलता था निगल। हाँ। उसका भी काफी उसके अगर किसी खिलाड़ी पे आपको बाहर होना करना होता था तो कह दिया था कि ये पर्सन He had a nigger in the morning, मतलब उठ के हुआ था, मतलब अभी कल भी हमें नहीं पता था, हाँ, कल भी क्योंकि नहीं पता हम था। कल पीसी में आए थे, आपको नहीं बताया था, लेकिन आज जैसे ही नींद से उठा निकल आ गया। निगल आ गया। निगल की बात हुई है तो आजकल इंजरी भी बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है भारतीय टीम के अंदर, और कप्तान शुभमन गिल ने बोला भी है कि मतलब खिलाड़ी आजकल 2 या 3 मैचों की सीरीज भी नहीं पूरी खेल पा रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण तो वॉशिंगटन सुंदर है। वॉशिंगटन सुंदर के लिए कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें वो इंजर्ड नहीं होता है, और वो कोच साहब के बहुत पसंदीदा खिलाड़ी भी हैं हमारे। हर्षित राणा है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब अभी यंगस्टर्स हैं और इंजरी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। क्या मतलब इतना खिलाने की जल्दबाजी की जा रही है इन लोगों को अपने फेवरेटिज्म की वजह से टीम के अंदर, क्या उनको पूरी तरह रिकवर होने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, इसमें कई चीज़ें, मतलब आप 3 फॉर्मेट हो तो आप मेरे ख्याल से कितने भी फिट हो और स्पेशली बॉलिंग करते हो, और जैसे मतलब वॉशिंगटन सुंदर तो एक बोनाफाइड ऑलराउंडर है, ठीक है, तो वो दोनों स्किल्स है, तो उनका नेट्स भी लंबा होता है, उनका मैच में भी उन्हें दोनों चीज़ करनी पड़ती है। हर्षित राणा को भी अब यही चोला पहनाया जा रहा है ऑलराउंडर का। हाँ, तो आई एम सेइंग अगर आप एज अ ऑलराउंडर आप 3 फॉर्मेट खेलते हो और फिर आईपीएल भी खेलते हो, और तगड़ा वाला आईपीएल, मतलब आप पूरे मैचेस खेलते हो, तो फिर इंजरी बहुत ऑब्वियस है। इस इंजरी को मैनेज कैसे करना है वो उन्हें, आई थिंक हमें थोड़ा सा जैसे दूसरे बोर्ड हैं, विदेशी बोर्ड हैं, वो किस तरह से हैंडल करते हैं। मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार सुन चुके हैं कि भाई ये लोग प्लेयर यहाँ आईपीएल नहीं आएंगे, और आएंगे भी, फिर भी एक वो शेड्यूल लेके आते हैं कि ये आईपीएल में इतनी ओवर डालेंगे। और हमने वो कैमरून ग्रीन थे, वो कितने बार वो बड़ा सिलसिला चला कि वो बॉलिंग नहीं बॉलिंग कर नहीं रहे। कर रहे थे। उनको मिचेल मार्श ने बॉलिंग नहीं करी हाँ, थी। तो आई एम सेइंग, कप्तान तक ने बोल दिया हाँ, तो मतलब कि अजिंक्य राणे ने बोल दिया कि हाँ, ये हमारे उसमें नहीं है। हाँ, हमारे इतना फिर प्रेशर आया कि फिर शायद उसने डाली कुछ बॉलिंग, बट एक वो आया था, तो मेरे ख्याल से तो फिर इंडियन बोर्ड की तो अपने खुद की आईपीएल है, उन्हें भी ये कंडीशन रखनी चाहिए कि हाँ भाई वॉशिंगटन सुंदर हैं, हर्षित राणा हैं, कि ये अगला हमारे बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है, हम लोग को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है, तो हमारे टेस्ट बॉलर हो गए, मैं तो कह रहा हूँ जसप्रीत बुमराह से शुरुआत करनी और चाहिए। ज्यादातर क्राइसिस ऑलराउंडर्स की चल रही है। हाँ बिल्कुल, हार्दिक तो पहले से नहीं है, नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो गए, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए, हर्षित राणा इंजर्ड हो गए, शिवम दुबे को आपको 2 साल बाद मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वनडे में लाना पड़ा, विदाउट एनी रिकॉर्ड और विदाउट एनी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, मजबूरी में। हाँ नीतीश है नहीं, हाँ हार्दिक भी नहीं आपके पास, तो मजबूरी में शिवम दुबे को लाना पड़ा टीम में। तो मतलब इंजरी बहुत बड़ी क्राइसिस इस समय भारतीय टीम के लिए है। अब अगर अगली सीरीज की बात कर लें, अब सितंबर में टीम इंडिया का मतलब 3 मैचों की वनडे सीरीज होने वाली है वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज आ रही है भारत, तो क्या लग रहा है मतलब टीम में बदलाव नजर आ रहे हैं, एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया सेटअप या नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर, क्योंकि केएल राहुल का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और ऑलराउंडर का क्राइसिस है, हार्दिक पांड्या नहीं है, तो कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, कुलदीप यादव को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है, कुलदीप यादव को मौके नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, मुझे देखिए बैटिंग की तो सारे ही चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है इस देश में, आज से नहीं, बैटिंग की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ में एक जो पहलू था वो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ और एक छिपा सा रह गया, वो बॉलिंग थी हमारी। मतलब बॉलिंग में भी, मतलब अगर लॉर्ड्स का मैच देखा जाए तो आप खाली इंग्लैंड का न्यू बॉल अटैक या उनका स्पेल देखिए और हमारा स्पेल देखिए, उसमें बहुत ही फ़र्क है। मतलब एक बहुत अच्छा ग्राफिक दिखाया था अभी जब ब्रॉडकास्टर्स ने लाइव टेलीकास्ट के दौरान, मतलब आर्चर और एटकिंसन की बॉलिंग देखिए, एकदम
एक स्पॉट पे डाल रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल निकल रही थी, और रोहित और शुभमन गिल जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, हिटर हैं, मतलब उनको कोई नई बॉल खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको उन्होंने चुप करके रखा था। उस एज कम्पेयर टू दैट डकेट और बेथल थे वो जो उनके ओपनर थे, तो उन्होंने जिस तरह से हमारे आगे के न्यू बॉल बॉलर्स को जैसे ट्रीट किया और जितने उन्होंने रन लिए आराम से, मतलब वो तो कुछ रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने खड़ी कर दी थी। और ऐसा मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई भी बॉलर या बॉलर से कि ये विकेट लेगा, ऐसा उनकी बॉलिंग से मुझे नहीं लग रहा था कोई भी पॉइंट के ऊपर। जैसे आर्चर और एटकिंसन के टाइम लग रहा था कि ये किसी भी ओवर में कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा, क्योंकि बीट कर रहे थे, चका रहे थे, लेकिन हम लोग को तो बीट का भी नहीं हो रहा था। और वो लास्ट में रोहित का जो विकेट गया वो वही हुआ कि लगा था पिछली 5-6 गेंदें वो बिल्कुल खेल नहीं पा रहे थे और उन्होंने हाँ, तैयारी हो रही थी। हाँ। तो ये जैसे आपने बोला, कुलदीप एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, वो क्रिकेट हमारे इंडियन क्रिकेट या मैनेजमेंट को फेस कर रहा है। मतलब उनका बहुत ही बेहतरीन ओडीआई रिकॉर्ड है, उनके नंबर ऑफ विकेट्स बहुत अच्छे हैं, 100 के ऊपर मैचेस खेले हैं, ऑलमोस्ट 200 विकेट्स लेने वाले हैं। तो मतलब इस बॉलर को कहाँ समझाओ, मतलब उसको कहाँ खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे तो इंग्लैंड का टेस्ट दौरा याद आता है, जहाँ कि हम लोग 5 टेस्ट वेट करते रह गए कि अब कुलदीप कब खेलेगा, वो नहीं हुआ। और हमें हर बार एक बात बताई जाती है कि कुलदीप की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग को एक ऑलराउंडर या कोई बॉलर जो बैटिंग कर सके वो खिलाना पड़ता है। तो लेकिन आप अगर कल देखो जिस तरह से हमारे जो पेस बॉलर्स खेले कल, आप प्रिंस यादव देख लो, आप अर्शदीप देख लो, आप प्रसिद्ध कृष्णा देखो या वरुण, वो तो सारे कोई उनके कोई डबल स्किल नहीं है, बैटिंग की कोई स्किल नहीं थी। तो आपको उस जगह एक वैरायटी लाने के लिए कुलदीप को क्यों एक अच्छा मौका था, एक हार्ड पिच थी, थोड़ी ड्राई पिच थी, उस पर खिलाना। जैसे जैसे कमेंट्री के दौरान भी माइक आथरटन और नसीर हुसैन एक बहुत अच्छा पॉइंट डिबेट कर रहे थे कि अभी जो ये सब बॉलर बताए जो इंडिया की टीम में, जो मैंने 4 पेसर बताए, अक्षर डाले, वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल टाइप बॉलर था। कुलदीप एक तरह की जो वैरायटी लेके आते हैं, जो एक बाएं हाथ से जो रिस्ट स्पिनर होते हैं, चाइना मैन जिनको बोलते हैं, ऐसा एक बहुत रेयर क्रिकेटर है। ऐसा जब सामने वाली टीम को ऐसे बॉलर के सामने प्रैक्टिस नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे बॉलर बहुत रेयर होते हैं, तो ज्यादा नहीं खेले क्योंकि जब बात 2027 वर्ल्ड कप की हो रही है जो साउथ अफ्रीका में होगा, और वो बॉलर्स वर्ल्ड कप होने वाला है एक तरीके से, क्योंकि साउथ अफ्रीकन पिचेस पेस बॉलर्स के लिए मददगार होती है, उछाल होता है, और भारत की पेस बैटरी ही कमजोर नजर आ रही है। कल के मैच में अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से बुमराह नहीं दिखे, तो वो असर देखने को मिला। प्रसिद्ध कृष्णा ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, उन्होंने बहुत अच्छा रिवैम्प किया है पिछली सीरीज के बाद से जो वापसी हुई है। लेकिन गुरनूर बराड़ सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि तीनों मैचों में उनकी इकोनॉमी 6 से ऊपर की रही है, और कल के मैच में अर्शदीप सिंह भी महंगे साबित हुए। तो आप उससे ज्यादा आपने प्रिंस यादव भी बहुत, प्रिंस यादव 10 ओवर में 79 रन प्रिंस यादव ने भी दिए थे, 10 ओवर में 97 गुरनूर बराड़ ने दिए। तो मतलब पेस बैटरी जो इंडिया की है, और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, तो सबसे बड़ा तो मतलब चर्चा का मुद्दा आपकी पेस बैटरी ही होनी चाहिए। और हाँ देखिए उसमें थोड़ा सा मतलब देखिए, आपने गुरनूर आया, अभी प्रिंस यादव आया, उनको T20 में खिला लिया, और फिर जल्दी से उन्हें ओडीआई में भी एकदम खिला से, लिया, तो हाँ। मतलब थोड़ा जाइए। अब जैसे मैं कल का एक फैक्टर होता है, लॉर्ड्स के ग्राउंड पे एक स्लोप होता है, राइट, उस स्लोप के ऊपर बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें एक तो नए बॉलर को शायद ये प्रॉब्लम आई होगी, हमारे जो नए फेस बॉलर्स हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग कई चीज़ों में जल्दी कर रहे हैं कि इनको अब T20 भी खिला लो, अब इनको ओडीआई भी खिला लो। अब कल मौका मिला तो शायद गुरनूर को टेस्ट में भी, ये भी कहा जा रहा है कि वो रेड बॉल भी खेलते हैं और टेस्ट भी देख सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को इतना जल्दी, मतलब आपको काफ़ी 3 फॉर्मेट खेलने के लिए बहुत सधा हुआ बॉलर होना चाहिए। मतलब मेरे दिमाग से तो अगर बुमराह और सिराज और टू सर्टन एक्सटेंट ये अपना क्या नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, तो ये लोग थोड़े बहुत लगते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो सिराज और बुमराह ये बॉलर हैं जो कि सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम से खेल रहे हैं। बाकी लड़कों को अब भी आए हैं, मतलब अभी आईपीएल से ये लोग आके T20 खेले, अब हम इनको सीधा ओडीआई खिला रहे हैं, और अब हम लोग उनके टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी। थोड़ा समझ से परे भी था कि जब हर्षित राणा चोटिल होके बाहर हुए, तो आपने सिराज को मतलब इग्नोर कर दिया, आपने प्रिंस यादव को अचानक से वनडे टीम में बुला लिया था। और दूसरी बात मुझे लगता है ये बात समझ में नहीं है, मतलब मैनेजमेंट तो जानता ही होगा, लेकिन 20 विकेट लेने हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए, और वनडे वर्ल्ड जीतने के लिए भी 10 विकेट लेने ही लेने हैं आपको। तो जब आप रन ही मतलब
अब कोई दूसरी वाली टीम यदि 500 का स्कोर खड़ा कर देगी तो कहाँ आप सिर्फ आपकी बैटिंग भी तो ऐसी नहीं है ना, फिर आप बना सकते हैं दूसरी पहली गेंद से ही 12 कल का। तो यही तो हुआ है, हाँ, मतलब इतने रन बन गए, इतने रन बन गए उसमें। हाँ, अब ये विकेट भी बचाना था, हाँ बिल्कुल। स्पीड भी बनाए रखनी थी, तो वो हाँ, तो उस टाइम पे ये लगता है कि अगर आपके बॉलर बेहतरीन होते तो शायद इतने सारे रन नहीं बनते। हाँ, फिर भी हमने 360 बनाए, इसमें बल्लेबाजों को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। और क्योंकि बॉलर्स में 387 यदि यही स्कोर 350 से 400 के आसपास, 350, 360, 40-50 का होता तो हमारा हो सकता हम सीरीज हमारे ना होती। तो बिल्कुल। ये गेंदबाजों पे मुझे लगता है बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा मतलब है। हमारा पॉडकास्ट फेमस है गेंदबाजों के सपोर्ट के लिए। हाँ, हम लोग हम लोग इतिहास गवाह है कि हमने आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो, हमने हर बार बॉलर की बात की है। बॉलर की बात की है। इसीलिए जब गेंदबाजों की बात हो रही है, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही नाम आता है, मैं हमेशा चर्चा करता हूँ शामी की। मतलब आप शामी को क्यों नहीं ला रहे हैं? मतलब फिर वही फैक्टर आ रहा है कि आप उनकी भी एज को ही देख रहे हैं, जबकि फिटनेस तो उन्होंने साबित कर दी, वो तो खेल रहे हैं लगातार, उन्होंने मतलब पूरा आईपीएल खेला, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। विजय हजारे पूरा घरेलू क्रिकेट खेले, फिर भी आप शामी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिराज को आप वनडे टीम में नहीं ला रहे हैं। आई थिंक इस पॉडकास्ट को शामी और भुवनेश्वर की जब अगर वो टीम में आए तो हमें कुछ बम्पर एपिसोड करना चाहिए। बिल्कुल। और शायद एक को यहाँ आना भी चाहिए हमारे साथ, खबर का असर बिल्कुल आना चाहिए। और अगर शमी और भुवनेश्वर मूवी के पीआर वाले सुन रहे हैं नहीं, खुद भी सुन रहे हो तो थोड़ा कि आप लोगों को, मतलब आप लोगों की कुशलता, तो मतलब यहाँ साथ में बैठ के उनको, हाँ हमारे मतलब साथ। हम उसको यहाँ पे, मैं थोड़ा ऐसे कर लूंगा, यहाँ कुर्सी डालेंगे। हाँ, क्योंकि शुरुआत मुझे लगता है कि हम ही लोगों ने करी थी जब ये बात हुई थी कि हम एक गेंदबाज को हीरो के रूप में क्यों नहीं देखते, शायद शुरुआत यहीं से। हाँ हाँ, मतलब ये हमारा सीरीज आईपीएल से चल रहा है और हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं अभी तक, हमने चेंज नहीं किया है ये। गेंदबाजी में ही हमको लग रहा है कि वेस्टइंडीज सीरीज में बदलाव, जैसा कि आप दोनों ने कहा कि गेंदबाजी पे चर्चा नहीं हो रही है, गेंदबाजी में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, और मुझको ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता वेस्टइंडीज सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है वनडे टीम में। तो क्रिकेट की तो अभी ये बात हुई, और सबसे बड़ा तो संग्राम, फुटबॉल का महासंग्राम 39 दिनों के बाद फाइनली एंड हो चुका है। 104 मुकाबले, ऐतिहासिक वर्ल्ड कप, एक से एक बड़े रिकॉर्ड बने। ओल्डेस्ट फुटबॉलर टू स्कोर अ हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप, और लगातार दूसरी बार एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता, और स्पेन पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल कंसीड किया। तो बहुत सारे मतलब ऐतिहासिक चीजें। बात सही हुई पिछली बार आपने। संदीप जी ने पिछले एपिसोड में कहा था कि उनका दिल कह रहा है कि स्पेन जीतेगी। तो मतलब इसमें एक ये है कि लोग दिल की बात ज्यादा माननी चाहिए, दिमाग का ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हम लोग तो दिमाग से हम लोग फ्रांस पे उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन फ्रांस तो थर्ड प्लेस का मैच भी नहीं जीता। वो थर्ड प्लेस का गेम थोड़ा सा मुझे अजीब ही लगा, मतलब ऐसे लग रहे थे लोग टहल के गोल मार रहे थे, मतलब जैसे 10 गोल हुए थे उस मैच में। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा गेम था कि अब मतलब एक, मतलब तीसरे स्पॉट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो हम सबको पता है। और जब आप एक फाइनल के एक स्टेप पहले हार जाते हो तो मतलब आपकी सब आशाएं एकदम डूब चुकी होती हैं। फिर आप ग्राउंड पे उतरते हो तो आप, ठीक है, अगर कोई गोल मार रहा है तो मैं अब दौड़ के पीछे नहीं जाऊंगा शायद कि हाँ ठीक है, हो गया, नहीं हो गया। फिर मुझे आज तक नहीं पता कि कोई थर्ड प्लेस मैच के लिए किसी ने मतलब बहुत याद रखा है। अगर आप मुझे बोल लो कि पिछले 3-4 वर्ल्ड कप के थर्ड प्लेस वालों के नाम दे दो, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। किसी को नहीं, वो थर्ड प्लेस के मतलब लोग तो विनर को ही याद रखते हैं। हाँ, मतलब या तो वो कर लो, लेकिन थर्ड प्लेस का मैच एम्बाप्पे को गोल्डन बूट दिला गया। हाँ वो है, हाँ उसमें भी, और उसमें एक बार और ये कहा गया कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी कि वो मेसी को नहीं देना चाहते क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कॉन्स्पिरेसी थियरी की भी कोई कमी नहीं थी। हर अगले दिन कि अर्जेंटीना को फीफा जिताना चाहता है, मेसी को उस दिन रेड कार्ड मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। वीआर वाले भी इनकी तरफ हैं, लेकिन फिर अब अगर फाइनल में अर्जेंटीना को रेड कार्ड मिल गया और वो लोग 10 मैन से खेल रहे थे और वो मैच हार भी गए, तो मेरे ख्याल से और एक चीज की बहुत कम चर्चा हो रही है कि जब मेसी ने क्लोज को पीछे छोड़ा था, बहुत चर्चा हुई थी, बिल्कुल हाईएस्ट फीफा वर्ल्ड कप गोल्स। लेकिन अगर टूर्नामेंट के बाद की हम तस्वीर देखें, एम्बापे 22 पे आ चुके हैं सिर्फ 3 वर्ल्ड कप खेल के। मेसी ने 6 वर्ल्ड कप खेले, 21 गोल। तो किलियन एम्बापे इज अ राइजिंग स्टार ऑफ अ वर्ल्ड कप, हम कह सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि अगर
तो फुटबॉल ये दिखाता है कि गोल स्कोरर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वर्ल्ड कप जीतने की इंपॉर्टेंस है। ये दिखाता है कि फुटबॉल एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं, एक टीम स्पोर्ट है। क्योंकि पापे को भी वर्ल्ड कप नहीं मिला, मैं गलत नहीं हूँ ना? हाँ, तो उनको वर्ल्ड कप नहीं मिला। अगर वो अपने कैबिनेट में 2 गोल्डन बूट रखे, एक एक पैरों में एक एक पहन भी ले, लेकिन उनका पैर पूरा हो गया। पेट पूरा हो गया। लेकिन मेसी के चमचमाती हुई जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी है, शायद एम्पावे को कहा जाए कि अगर आपके जूते ले लें और कप दे दें, तो मेरे ख्याल से वो कप ही पसंद आपने करेंगे। तो काफी मतलब आप हमको लगता है आज रात में आप सोएंगे तो आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होगी। हाँ, क्योंकि मतलब 39 दिनों ये के जैसे बाद- आपने कहा ना अभी कि ये इतना मतलब महासंग्राम खत्म हुआ, अब हम लोग थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन 23 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। ये भी हालांकि है। इस बार थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा हाँ। कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में इतने गेम नहीं क्या है। एथलेटिक्स में भी शायद इतने नहीं इवेंट। हाँ, इतने इवेंट नहीं, आई थिंक हम लोग कुछ 4 इवेंट में ही है। हाँ, और कॉमनवेल्थ में भी सिर्फ 8 इवेंट है, तो काफी। कुल मिलाकर 10 हैं। हाँ, जो हम लोग को जो मेडल मिला करते थे, शूटिंग वगैरह, हॉकी शूटिंग, वगैरह, बैडमिंटन है, बैडमिंटन, कुछ नहीं है। हाँ, टीटी भी नहीं है मेरे ख्याल से, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम जो कहते हैं ना वो चर्चा भी कम है लाइट कॉमनवेल्थ में। लाइट हाँ, कॉमनवेल्थ थोड़ी गेम है। हाँ, एशियाई खेलों की ज्यादा चर्चा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्रिकेट होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल। और वैभव सूर्यवंशी भी होंगे। लेकिन आप ये बात भी याद रखिए कि यही कॉमनवेल्थ गेम्स अगला इवेंट होगा जो हाँ, तो कॉमनवेल्थ वो गेम्स, तो तब हम और आप शायद फिर नींदें नहीं ले फिर पाएंगे। नहीं ले पाएंगे हाँ, आप, फिर सही वो कह रहे हैं। अहमदाबाद में होगा। हाँ, टेबल टेनिस का तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो रही है शायद 27 से। हाँ, उसी दौरान हो रही है हाँ, मेरे इसी दौरान 27 से हुई, हाँ, 27 से यहाँ नहीं, दिल्ली दिल्ली में में ही, हाँ, हुई, दिल्ली में ही। हाँ, बट लेकिन आपको तो एशियन गेम्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी होंगे और वैभव सूर्य मतलब आप भी सोच रहे होंगे पूरा एपिसोड बीता जा रहा बात है, नहीं जानने की बात नहीं। एशियन हाँ, गेम्स में तो आपने- खैर इस बार जो है हमें लगता है, क्योंकि मेरी 1-2 लोगों से जैसे हम्म। खेल मंत्रालय में ये बात हुई 1-2 बार, तो वो सब बोल रहे हैं कि क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने सबने सब 100 के पार बोला था और हमें शायद उस 110 के आसपास लेकर आए थे। अब की बार 150 की उम्मीद लगाई जा रही है। और आप मुझे लगता है जैसे अभी तक हमारे अभी एथलीट्स ने जिस तरह से चाइना के मतलब और चैंपियनशिप में प्रदर्शन किया है, तो काफी अच्छा। नहीं, ये तो साइन है, आप देखिए ना, हाँ, वो मतलब अच्छा ये साइन वर्ल्ड है। रिकॉर्ड भी हमारे नेशनल रिकॉर्ड हर दिन टूट रहे हाँ, हैं। हर दिन टूटा तो ये और कोई स्पोर्ट में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि आज यहाँ हाँ, जीते, यहाँ वहाँ टूटा, जीते। बॉक्सिंग में आ रहा है। बहुत हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है मतलब। और एथलेटिक्स में काफी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। हाँ, मतलब ये अच्छी चीज और है। एथलेटिक्स में हम लोग ना कॉमनवेल्थ में इतना अच्छा नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे हाँ, बड़ी बड़ी टीम आती है। एशियन गेम में हम लोग एथलेटिक्स में हर बार ज्यादा अच्छा करते हैं। अच्छा रहता है। वैभव की बात हमने करी। 23 जुलाई से इंडिया जिम्बाब्वे T20 सीरीज है। वैभव फर्स्ट सीरीज एज अ फुल प्लेस्ड ओपनर होंगे, तो चुनौतियां तो होंगी वैभव के लिए इसका। हाँ, देखो, अब क्योंकि संजू सैमसन को बाहर करके वैभव। हाँ, अब जिम्बाब्वे ऐसी टीम है, तब यही एक मतलब चलो एक यंग प्लेयर को ये कॉन्फिडेंस देना, जैसे हमने पहले ही बात की, हम ये कह रहे थे कि सीनियर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, जूनियर को भी बहुत उतनी ही ज़रूरत होती है। और अगर आप जिम्बाब्वे जैसी सीरीज़ मिल जाए विथ अ गारंटी दैट हाँ मोस्टली वो सारे मैच खेलेगा, तो आई एम श्योर वहाँ पे एक वो कुछ अपने और जौहर दिखलाएंगे। और अगर बड़ी पारी आ गई तो संजू सैमसन पे प्रेशर भी पड़ सकता है। प्रेशर तो सारों पे पड़ रहा है आजकल। प्रेशर हर किसी पे है। हम जर्नलिस्ट पे भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि स्पोर्ट्स इतना ज्यादा चल रहा है, और खिलाड़ियों पे भी है, क्योंकि मतलब एक खिलाड़ी के पीछे उसके लेवल के 3 खिलाड़ी तैयार बैठे हैं, चाहे ओपनिंग स्पॉट हो, मिडिल ऑर्डर हो, थर्ड प्लेस हो। बस एक कमी थोड़ी सी ऑलराउंडर्स की है इस समय टीम इंडिया में, क्योंकि सारे ऑलराउंडर्स लाइन से इंजर्ड हो गए। बड़ी बात नहीं है कि वेंकटेश अय्यर भी आने वाले समय में दिख जाए, जिस तरीके से अभी इंजर्ड हो रहे हैं हमारे ऑलराउंडर्स, क्योंकि कृणाल पांड्या का भी नाम चला था। कृणाल पांड्या भी आ सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी मतलब फिट नहीं है। कुणाल का भी आईपीएल अच्छा ही गया है। कुणाल का आईपीएल अच्छा था, लगातार 2 आईपीएल अच्छे गए दोनों कुणाल पांड्या के। पिछली बार तो उसने एक मैच तो बड़ा फंसा हुआ निकाला था, वो अपने ही दम पे निकाला था वाला, जिसकी वजह से बट वो शायद T20 में ज्यादा चलेंगे, आई थिंक। T20 में ही मुझे लग रहा हाँ, मेरे ख्याल से ओडीआई में उनका 10 ओवर हाँ। तो शायद मुश्किल हो। क्योंकि ऑलराउंडर की मतलब हार्दिक तो वनडे और T20 दोनों के प्लेयर है। T20 में भी कमी खल रही है ऑलराउंडर की। शिवम दुबे अकेले पड़ रहे हैं। शिवम दुबे का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब अगले रडार पे वही है। अगर पिछले आप 2 वर्ल्ड कप देखे, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों की अगर बलि चढ़ रही है तो अगले रडार पे शिवम दुबे ही आ सकते हैं। हाँ, नहीं, इन लोग को थोड़ा बकअप करना पड़ेगा, फिटनेस, फील्डिंग, सब पे ध्यान देना होगा। फील्डिंग थोड़ी सी कैच ड्रॉप्स की काफी चर्चा कैच हो रही ड्रॉप्स है। की थोड़ी काफी चर्चा हो रही है। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मुझे ध्यान था, लोग रोहित की फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी हमने हाल 2-3 साल में पिछले कोई रोहित को कैच ड्रॉप करते छोड़ा होगा। तो
अब जिम में यदि सिर्फ जिम की तस्वीर दिखा के मतलब फिटनेस की बात होगी तब तो फिर नहीं, रोहित सर्कल के बहुत अच्छे फील्डर हैं, हाँ आउटफील्ड के बहुत अच्छे कैचर हैं, राइट। उन्होंने एक्चुअली लोग जब इनकी फिटनेस पे सवाल भी उठते थे, जब उनका थोड़ा वेट थोड़ा इससे अभी से ज़्यादा था, तब भी रोहित विद इन द सर्कल हाँ। एक काफ़ी तगड़े फील्डर थे। फील्डर थे। या उनका स्ट्रेट हिट हो या बॉल रोकना हो या चपलता हो या वहाँ, लेकिन कैच तो वो काफ़ी अच्छे पकड़ते हैं, तो फील्डर उनका कोई कभी हाँ, तो फिर इतना बड़ा fitness- मुद्दा नहीं था। क्योंकि सिक्स पैक एप्स ही काफी नहीं है, आप ऐप से कैच नहीं पकड़ते, आप हाथ से टेक्निक से कैच बिल्कुल पकड़ते हैं। बिल्कुल वही बिल्कुल। तो, फिर फिटनेस का इशू कहाँ से आता है? तो इसीलिए यही सब सवाल थे कि अब क्या अब भी रोहित को नहीं चुनेंगे, तो यही हमारा मुद्दा था जिसपे हम लोगों ने चर्चा करी और फुटबॉल में भी हमने डिस्कशन किया। और अभी तो वैभव सूर्यवंशी भी नजर आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर वैभव कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं तो अगले हफ्ते हम वैभव पे ही फिर से चर्चा करते दिखेंगे। हालांकि हमने पिछले कई एपिसोड में लगातार वैभव पे बहुत सारी बातचीत की, लेकिन अब नजरें हैं कि रोहित शर्मा का भविष्य कितना लंबा है टीम इंडिया के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये साफ है कि टीम मैनेजमेंट बीसीसीआई के अंदर उथल पुथल चल रही है, डिसीजंस को लेके फॉर्म नहीं है अधिकारी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चारों तरफ अभी फैला हुआ है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर हफ्ते हम आपके साथ आते हैं नए मुद्दों के साथ और चर्चा करते हैं और सभी बातों को तह तक जाके डिस्कस करते हैं। संदीप जी और आलोक जी के अनुभव का आपको मतलब उनके शब्दों में और उनके डिस्कशंस के फैक्ट्स में जानकारी मिल जाती होगी कि मतलब हमारा ये डिस्कशन और हमारा ये चर्चा कितना अनुभवी लोगों के साथ, क्योंकि संदीप जी ने 4 दशक बिताए हैं अपने मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के करियर में। उनका कॉलम जो वीकली आता है, इस बार का कॉलम आपका मेसी पे था, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में कर लेते हैं, अभी तक हम कर नहीं पाए। हाँ नहीं, मतलब उसमें मतलब एक ही छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं उसमें बता सकूं कि ये है जैसे कई मेसी हो गए, विराट कोहली हो गए, मोस्टली जो टॉप बैट्समैन होते हैं उनको छेड़ा नहीं जाना चाहिए, मतलब इन द सेंस उसको गुस्सा नहीं ले आना चाहिए कभी भी। मतलब उनको अगर आपने गुस्सा दिलाया, इसका मतलब वो अपना गेम का लेवल और 4 गुना ऊपर कर देता। हाँ, तो जैसे उसी मैंने मेसी के बारे में लिखा था, इंग्लैंड गेम में बेलिंगम जो इंग्लैंड के प्लेयर थे, उन्होंने कुछ एक लंबा सा डिस्कशन हुआ और मेसी ने उनको कुछ बोला नहीं, ऐसे एक लुक दिया बस उनको। तो और उसके बाद जो उन्होंने गेम पलटा है, जो जो उस इंग्लैंड के मैच में, मतलब मेसी ने गोल नहीं मारे, लेकिन जो उन्होंने पासेस दिए और जो अटैक में उन्होंने योगदान किया, असिस्ट जो किए, उसने पूरा मैच बदल दिया। तो एक ये भी बहुत बड़ा आई थिंक एक लर्निंग है कि जब विराट कोहली को तो कहते थे सामने वाली टीम के कैप्टन्स ने, एकदम एक हिदायत होती थी उस टीम के लिए कि इसके सामने कोई नहीं बोलेगा, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, इसको कोई गुस्सा नहीं दिलाएगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको थोड़ा सा रोहित से रिलेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली हम तो एकदम परफेक्ट एंडिंग है इस डिस्कशन की। कंक्लूजन काफी तगड़ा है, क्योंकि जो आपने बात कही कि गुस्सा मत दिलाइए, रोहित ने जो कहा भी है, जब तक आवाजें नहीं आएंगी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। रोहित को गुस्सा आया और उन्होंने 138 रन की ऐसी पारी खेली, लगभग 388 चेज ही करवा दिया था, लेकिन कुछ अंत के समय में हमारा मिडिल ऑर्डर और निचला क्रम नहीं चल पाया, 27 रन से मुकाबला हार गया। तो चर्चा को अब हम यहीं पे विराम करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर से नए मुद्दे के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए और बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे आपका सवाल लेने की। संदीप जी का शुक्रिया, आलोक जी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं प्रियम सिन्हा आप सभी से कहता हूँ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।